सो गाइज एवरेज में पूरे एवरेज के टॉपिक में ना आप एक ही फॉर्मूला देखेंगे, है ना। वो क्या है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन में हम किन किन चीजों को कंसिडर कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि वो सारी चीजें जो आप सोच सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में। यानी ऑब्जर्वेशंस में हम किसी ग्रुप में, और हाँ ध्यान रखना कि एवरेज हमेशा एक ग्रुप का निकाला जाता है। हमेशा किसका? ग्रुप का। हमेशा एवरेज है ना वो किसी ग्रुप के लिए डिफाइन है। पहली बात, किसके लिए डिफाइन है? एक ग्रुप के लिए डिफाइन। यानी आप सिंगल बंदे का एवरेज जो है आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। जब भी एवरेज निकालोगे कम से कम दो तो होने ही चाहिए। यानी एवरेज किसके लिए डिफाइन है? एक ग्रुप के लिए डिफाइन है, ठीक है ना। सो ऑब्जर्वेशंस में हम एक ग्रुप में मिलने वाले लोगों के एजेस का जो है एजेस को कंसिडर कर सकते हैं एज एन ऑब्जर्वेशन। उनके वेट्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। उनकी हाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी इनकम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी सेविंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि हम एवरेज में हम किसी भी एवरेज के लिए हम कोई भी यूनिट ले सकते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है ना। कोई भी चीज समझ में आ गई बात? तो एवरेज तो किसी ग्रुप के लिए डिफाइन है। सो गाइस यही एक फॉर्मूला है जिसका हम यूज कर रहे होंगे। इस फॉर्मूले को अगर रीअरेंज किया जाए ना तो आप पाएंगे कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन will be equal to sum of observations। देखो इस फॉर्मूला का यूज तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी करेंगे, देन इसी फॉर्मूले से हम एपी का सम का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि अगर हमें एक ग्रुप का एवरेज मिल जाए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब पहले तो हम एवरेज निकालना सीखें। तो जैसे मान लो कि मैंने 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया और 10 लिया। मेरे पास ये 5 नंबर है ना। और इन नंबर्स का अगर हमें एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। सो हम सम करें तो 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30 डिवाइडेड बाई 5। सो 30 एवरेज कैसे कैसे निकला कि 30 यानी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉपर्टी पे भी बात करना है। प्लीज मोबाइल रख दो अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो, ठीक है। तो एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरे को 6 मिला। अब मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार ये जो 6 है ना, ये जो 6, ये 6 मुझे इसी नंबर का एक नंबर है, यानी इन गिवन नंबर्स में से एक नंबर मिल रहा है जो बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में आ रहा है, ठीक है ना। सो देखा ये गया कि यार ये जो सीरीज यानी ये जो सीक्वेंस लिखा गया है, यानी ये जो नंबर्स लिए गए हैं ना, इनका नेचर एपी में है। किसमें है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। किसमें है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये नंबर्स हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ऑड है। 5 है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने हैं? 5 टर्म्स है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ध्यान रखना कि अगर एपी में एक सीक्वेंस दी गई है यानी सीरीज दी गई है और नंबर ऑफ टर्म ऑड है, सो एग्जैक्टली मिडिल वाला टर्म ही हमारा क्या होता है? एवरेज होता है। एग्जैक्टली मिडिल वाला टर्म क्या होता है? हमारा एवरेज होता है, ठीक है। एग्जैक्टली मिडिल वाला टर्म हमारा क्या होगा? एवरेज होगा, ठीक है। ओके, मुझे कुछ और चीजें यहां पे डिस्कस करनी है। वो ये है कि बच्चा अगर सीक्वेंस एपी में है, अगर सीक्वेंस एपी में है तो एपी की प्रॉपर्टी कहती है कि पहला और लास्ट टर्म का एवरेज निकाल दो, वही पूरे ग्रुप का एवरेज होगा। यानी 2 + 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6। या फिर अब पहले और लास्ट टर्म, यानी इनको हम एपी में, यानी जब हम एपी पढ़ेंगे, यानी अभी भी अगर हम देखें तो ये इक्विडिस्टेंट टर्म होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अगर सीरीज एपी में है, अगर सीक्वेंस एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, सो पहला और लास्ट टर्म विल बी कॉल्ड इक्विडिस्टेंट टर्म। कैसे इक्विडिस्टेंट होगा? तो एवरेज से इक्विडिस्टेंट होगा, यानी एवरेज से इक्वल दूरी पे होगा। एवरेज से जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है। ये क्या कहलाएंगे? हमारे इक्वी डिस्टेंटम। सो अगर आपने ऐसा समझा कि सर एवरेज से इक्वी डिस्टेंट तो 4 और 8 भी तो इक्वी डिस्टेंटम होंगे, डेफिनेटली यस। सो 4 और 8 का भी अगर हम एवरेज निकाल लें तो वो भी क्या होगा? आई बात समझ में?
सो अगर सीक्वेंस एपी में है तो इक्विडिस्टेंट टर्म का एवरेज ही पूरे सीक्वेंस का एवरेज होगा। क्लियर है यहां पर? आई बात समझ में? अच्छा, ओके गाइस। अब इसी चीज को देख लिया जाए, इस चीज को भी देख लिया जाए कि भाई हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो मैं बात कर रहा हूं, सो एवरेज मान लो कि आपने ये 6 देखा, सो 6 इज द एवरेज, 6 इज द एवरेज। और हमारा नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5, सो इंटू एन कर दो। तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिल जाएगा? सम मिल जाएगा। और सम कितना है? 30 के बराबर। आई बात है? ये चीज क्लियर है? बोलो। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी है वो समझ लेते हैं इसकी, यानी इसी एपी के ही लिए है बेसिकली। 2 4 6 8 10 एंड 12, क्या ये सीक्वेंस भी एपी में है? क्या ये सीक्वेंस भी एपी में है? ये भी सीक्वेंस एपी में है, बट यहां पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? इवन है। नंबर ऑफ टर्म इवन है। सो नंबर ऑफ टर्म अगर इवन है एपी में, सो इक्विड स्टैंड टर्म का एवरेज ही पूरे सीक्वेंस का एवरेज होगा। 2 + 12 कितना आएगा? डिवाइड करने पे 2 से, ठीक है, 2 टर्म है तो 2 से ही एवरेज निकलेगा, तो कितना आएगा? 7 होगा। और 7 एग्जैक्टली कहां लाई कर रहा होगा? 6 और 8 के बीच में लाई कर रहा होगा। और यही हमारा क्या है? एवरेज है। यही हमारा एवरेज, दिस इज द एवरेज। यहाँ पे हमारा एवरेज लाई कर रहा है। या फिर आप 4 और आप 10 को देख लो, इनका एवरेज निकालेंगे तो इनका भी कितना आएगा? 7 आएगा। या फिर 6 एंड 8 का कर लो तो ये भी क्या आएगा? 7। सो आप कोई भी इक्विडिस्टेंट टर्म लेके आप एवरेज निकाल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो, क्या यहां तक क्लैरिटी है? हाँ, अच्छा, बढ़िया। हम्म, चलो मुझे अब बताना, मुझे अब बताओ कि 2 8, या फिर 8 काफी बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 4 6 8 98, 98 तक जा रहा है। आप इनका जरा सम निकाल के बताओ। सम, फाइंड दिस सम गाइस, प्लीज फाइंड दिस सम। फाइंड दिस सम। अदिति सम बताओ। सौम्या, अभिषेक, व्हाट इज सम फॉर दिस नंबर? आप सम करना है, आपको सम करना है। 2 4 6 8 98 तक जा रहा है, आपको सम करना है। सम करो। सम कैसे, क्या करेंगे? सम 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 बताना है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, इट इज 50 इंटू 49, 50 इंटू 49। सो एवरेज कैसे निकालेंगे? आपने पहले ऑब्जर्व करना है कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो मुझे पहले तो देखने पड़ेंगे, बट यहां पर सीक्वेंस किस में है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो 2 और 98, 2 एंड 98 में हमारे क्या होंगे? इक्विडिस्टेंट टर्म होंगे। बोलो, तो एवरेज कितना आएगा? 50 आएगा। यानी एवरेज तो मेरा 50 आ गया इस सीक्वेंस का। बोलो, करेक्ट है ना? ओके यार, अभी तो हमें नंबर ऑफ टर्म भी निकालने की जरूरत है, तो चलो एक काम करते हैं। क्या ये 1 × 2 लिखा हुआ है? और क्या ये 2 × 2 लिखा हुआ है? क्या ये 3 × 2 लिखा हुआ है? बोलो ना। सो 1 2 3, सो ये क्या होगा? 49 × 2, 49 सो 1 2 3, और ये 49th टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 49। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 49। नंबर ऑफ टर्म इज 49। सो नंबर ऑफ टर्म इज 49, एवरेज इज 50। कैलकुलेशन कर लो, यही आंसर आएगा। समझ में आया बात? बोलो, क्लियर है यहां पर? चलो यहां तक समझ आ गया है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एवरेज की कुछ और प्रॉपर्टीज है, वो क्या है? जैसे मान लो कि मेरे पास यहां पर 2 4 6 8 एंड 10 है, ठीक है ना? सो एवरेज क्या कहता है? देखिए यहाँ, हालांकि एवरेज यहां पर क्या है तुम्हारा? एवरेज यहां पर 6 है। एवरेज क्या है? 6 है। सो अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में सीक्वेंस या फिर गिवन ऑब्जर्वेशन चाहे किसी पैटर्न में हो या फिर ना हो, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में किसी कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाए, किसी
कांस्टेंट को ऐड किया जाए तो एवरेज भी उतने से क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी कि अगर हर टर्म में मैं +1 कर दूं, हर एक टर्म में अगर मैं +1 कर दूं, तो मेरा एवरेज भी कितने से बढ़ जाता है, +1 से ही हो जाएगा। यानी कि हमारा जो न्यू एवरेज होगा, हमारा जो न्यू एवरेज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 + 1 3, 4 + 1 5, 6 1 + 7, और यहां पर 9 हो जाएगा, और यहां पर सॉरी 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस मिडिल टर्म विल बी दी एवरेज। क्लियर है यहाँ पर। इन द सेम वे, अगर आप हर एक टर्म से अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी एवरेज उतने से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, 2 4 6 8 10 एंड 12। अगर हर एक टर्म से एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारा एवरेज भी कितना, एक से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा पहले वाला एवरेज कितना होगा, यहां पर 7 है, हाँ। और अभी न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। न्यू भाई ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, हाँ, और ये हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा 11। सो 7 + 5 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आएगा, ठीक है ना। न्यू एवरेज में हमारा क्या हो जाएगा, एक से घट जाएगा। अगर अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो एवरेज भी उतने से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इन द सेम वे अगर आप डिवाइड करते हो हर एक ऑब्जर्वेशन से किसी कांस्टेंट से, तो एवरेज भी उतने से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। सो बेसिकली ये एवरेज की प्रॉपर्टी थी, है ना। तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे, अब सवाल पे जाएंगे, क्योंकि एवरेज में बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ाने जैसा कुछ भी है नहीं। हम सवाल करेंगे, सवाल के आंसर निकालेंगे, आगे चल के हम फिर जो है सवाल के हिसाब से चीजें करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हम्म। ओके, चलो यहां से सॉल्व करते हैं गाइस। अभिषेक, सौम्या और अदिति अपने आंसर बताओ प्लीज। अभिषेक इट इज 9.2। अच्छा। हम्म। तुम बहुत अच्छा करोगे। लगता है घर पे तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। 32.1। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक बताइए प्लीज। अदिति डेसिमल के 2 प्लेसेस तक अपना आंसर दीजिए। सौम्या व्हाट इज योर आंसर बेटा। 32.14, ओके। सान्या, अदिति, अंशिका वहां से उठो, यहाँ आओ। कम। सान्या व्हाट इज योर आंसर। 32.14, ओके। चलो तुम बताओ, नितिश। सुमित व्हाट इज योर आंसर। 32.5। देखो, दे आर प्लीज बात नहीं, प्लीज बात नहीं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे, ठीक है ना। मुझे एवरेज टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, मुझे एवरेज टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्रीज दिया हुआ है। क्या हम इन 4 दिन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि 4 दिन कितने रहे होंगे। सो माई आंसर विल बी 30 × 4, यानी कि 120, 120। बोलो, क्या रहेगी द एवरेज टेम्परेचर दैट ऑफ फ्राइडे सैटरडे संडे। तो फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे और संडे, एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्रीज। हम्म। तो 35 इंटू कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो ये 120 आ रहा है हमारा, और ये
105। सो एवरेज टेम्परेचर फॉर द इंटायर वीक, यानी कि मंडे से लेके संडे तक हमारा कितना आएगा? 120 प्लस 105, 225। सो 225, और ये 225 इज व्हाट? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज 225 डिवाइडेड बाई 7, दिस इज द आंसर। बोलो, यही किया होगा। बढ़िया, आगे चले। सुमित आया समझ में? हाँ। कितना आया? अदिति, अभिषेक, सौम्या, नितेश, व्हाट इज योर आंसर? इट इज 26। हाँ, ओके। इसमें क्या बोल रहा है पहले वो देख ले कि द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 25 डिग्रीज है ना। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, ये दिया हुआ है 25 डिग्रीज, है ना। 25 डिग्रीज, 25 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये? 25 इंटू 4 कर दे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। एवरेज दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने को पता है। ओके गाइज, दैट ऑफ थर्सडे फ्राइडे, यानी कि थर्सडे से एंड हो रहा है और थर्सडे से भी आगे दे दिया है ना। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है ना। संडे का उसमें कितना दिया हुआ है? 20 डिग्रीज। सो 20 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। तो जब इनको ऐड करेंगे ना, तो हमें यहां पर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे करते करते संडे तक तो मिलेगा, बट एक एक्स्ट्रा थर्सडे आ रहा है, एक एक्स्ट्रा थर्सडे आ रहा है। तो ये टोटल ऐड करके कितना हो जाएगा? 180। टोटल ऐड करके कितना हो जाएगा? 180। ये तो आया, जिसमें यहां से यहां तक यूनिकली सारे दिन है ना, मंडे से लेके संडे तक। बट हमें ऐड करने पे एक यहां पर थर्सडे प्लस यहाँ पे टू ट्वाइस ऑफ थर्सडे आया होगा, तो उसको मैंने अलग लिखा है। और उसने आगे क्या पूछा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, और उसने थर्सडे का ही पूछा हुआ है। आगे कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द इंटायर वीक इज 22 डिग्रीज, यानी कि मंडे से लेके प्रॉपरली यूनिकली अगर बात किया जाए संडे तक का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 22 डिग्रीज है, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 150, 154 हो जाएगा। 154, यानी मंडे से लेके संडे तक का अपना ये वैल्यू तो दिया है 154, रिप्लेस करा देंगे तो थर्सडे आ जाएगा। तो थर्सडे का आंसर कितना हो जाएगा? 26। 26 विल बी द आंसर। बेटा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यहां पे है, और ये इसकी वैल्यू 154 दिया हुआ है। सो अगर यहां पर आप 154 रखोगे, सो 154 उधर जाएगा, 180 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा? हाँ, आगे बढ़े।
अभिषेक अपना आंसर बताओ। अदिति। सौम्य एक भी आंसर आ नहीं रहा है बेटा तुम्हारा। अदिति व्हाट इज योर्स? ओके। कितना है? 35 एंड पता नहीं, देखते हैं। सबसे पहले यहां पर बात कह रहा है कि द एवरेज टेम्परेचर। चलो अदिति समझो इसको। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ वीक एक्सक्लूडिंग संडे इज 15 डिग्रीज। संडे को छोड़ दो। संडे को छोड़ दिया जाए। सो मंडे से लेके कहां तक उसने बात किया होगा फिर? सैटरडे तक बात किया होगा, ठीक है ना? मंडे से लेके सैटरडे तक बात किया होगा। सो मंडे से लेके सैटरडे तक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एवरेज टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री है, 15 डिग्रीज है। बोलो। सो एवरेज हमें दिया हुआ है 15 डिग्री, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 15 × 6, 6 ही दिन दिए हुए हैं, 15 × 6 कर लेंगे, 90 आ गया। बोलो। 90 आ जाएगा। हाँ। अच्छा। ठीक है। और आगे क्या कह रहा है प्लीज ध्यान दो। आगे क्या कह रहा है? ठीक है, आगे कह रहा है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक एक्सक्लूडिंग मंडे। यानी मंडे को छोड़ दो। सो अगर मंडे को छोड़े तो कहां से शुरू हो रहा है? ट्यूसडे। फिर 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 फ्राइडे। फिर सैटरडे और फिर संडे भी आ रहा होगा। सो 10 है आदि एवरेज टेम्परेचर, 10 × 6, 60। क्या इन दो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करा दें? सब्ट्रैक्ट करा दे तो हमें मंडे माइनस संडे मिलेगा, जो कि कितना आएगा? 30। और आगे कुछ इंफॉर्मेशन में दिया है द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑन मंडे ऑफ मंडे एंड संडे इज व्हाट। सो मंडे और संडे का जो सम ऑफ टेम्परेचर है वो कितना दिया है? 50। ऐड करा दो, ट्वाइस ऑफ एम आ जाएगा, जो कि 80 के बराबर होगा। यानी एम इज इक्वल टू वॉट? 40। एम इज इक्वल टू 40। तो संडे का कितना होगा? संडे को 10 होगा। अदिति समझ आ गया है? सौम्या? अभिषेक? यस या नो में जवाब देना होता है। शायद तुम घर पे बैठे हो। हाँ। यस वाई लिख दो सर। क्या ही इतना लंबा लिखना है? यस वाई कर दो। वाई यस। नो एन। चलो आगे चले। आगे बढ़े। बढ़ते हैं आगे। हटा दे रहे। सॉल्व इट।
चलो गाइस ध्यान दे। चलो व्हाट सान्या व्हाट इज योर आंसर, क्या है? 220। तान्या 220, क्या बात है। देवांश, हाँ वो तो बात सही है, 220 इज नॉट द आंसर। बिल्कुल, आप एक क्या 1.5 मिनट ले लो। नितेश तुम अपना आंसर बताओगे बेटा? वो तो सही ही नहीं है। यस, 245 अगेन नहीं सही है। सुमित टेल मी। अदिति, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। चलो प्लीज समझे, ध्यान दो। अब बस 1 सेकंड तो तुम्हारे बोलते हुए खत्म हो गया। चलो, 9 फ्रेंड्स वेंट रेस्टोरेंट टू हैव डिनर। हाँ, कितने लोग जाते हैं? 9 लोग जाते हैं। ओके, आफ्टर हैविंग द डिनर ईच ऑफ 8 फ्रेंड्स कंट्रीब्यूटेड रुपीज। कितना खर्चा करते हैं वो? 20 रुपए। हर एक वो बंदा जो उसमें से 8 बंदे हैं, हर एक बंदे ने कितना दिया? तो आप बताओ कुल कितना दिया है उन 8 ने मिलकर के। ठीक है ना? ओके, whereas the ninth friend contributed 40 rupees more than the average bill per person। यानी कि मान लो कि एवरेज बिल एवरेज बिल कैसे निकलेगा? टोटल बिल, टोटल कलेक्शन डिवाइडेड बाई 9। टोटल कलेक्शन डिवाइडेड बाई 9 ही ए यानी एवरेज के बराबर आएगा। पहले तो यहां पे देख लो, उसने कहा कि द नाइन फ्रेंड whereas the nine friend contributed 40 rupees more than द एवरेज बिल पर पर्सन। एवरेज बिल पर पर्सन कैसे निकलेगा आदिति? इज दैट क्लियर? कि एवरेज बिल पर पर्सन यानी टोटल कलेक्शन डिवाइडेड बाई 9। सही आया, समझ आया है? अभिषेक, सौम्या, बोलो जल्दी से यस या नो। इज दैट क्लियर? पहले तो हमें एवरेज बिल पर पर्सन, इट हैज नॉट बीन गिवन, सो यू हैव टू अज्यूम इट कि व्हाट विल बी द एवरेज बिल पर पर्सन। हैज इट बीन मेंशन इन द क्वेश्चन? अदिति, सौम्या, अभिषेक, सोचो। पहले तो ये कलेक्शन उन लोगों का है जिन्होंने दे दिया है 20 रुपए ईच, 20 रुपीज ईच। 160 यानी 8 9 बंदे हैं। अरे रुको भी, ठीक है। अदिति, इज दैट क्लियर? सौम्या, अभिषेक, पहले तो उसने जो कहानी में बोला है कि 9 बंदे जाते हैं रेस्टोरेंट, जिसमें से 8 बंदों में से हर एक बंदा कितना दे रहा है? 20 रुपीज दे रहा है। सो टोटल कलेक्शन वहां से कितना हुआ बिल का? यानी टोटल 160 रुपीज हो गया। लेकिन आगे कह रहा है अभी नाइन्थ ने नहीं दिया है, 8 ने दिया है, टोटल मिला के 160 रुपीज। नाइन्थ ने नहीं दिया है। क्या कह रहा है कि वेयर एज द नाइन्थ फ्रेंड कंट्रीब्यूटेड 40 रुपीज मोर देन दी एवरेज बिल पर पर्सन। सो अपने को क्या निकालना है? वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट या फिर अज्यूम दी एवरेज बिल पर पर्सन। और एवरेज बिल पर पर्सन कैसे निकलेगा? यानी जितने लोग जा रहे हैं उनका टोटल कलेक्शन डिवाइडेड बाय उतने लोग, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने यहां पे ए मान लिया, इसको ए मान लिया। यहां तक क्लियर है बेटा? बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे, प्लीज ध्यान दो बेटा। 160, अभी तो हमें पूरा टोटल, हमें टी का वैल्यू निकालना है। हमने क्या निकालना है? बिल का निकालना है कि पर पर्सन का? फाइंड द बिल अमाउंट। बिल मतलब बिल, टोटल बिल। यस, बिल मतलब बिल का है। नहीं, प्लीज ध्यान दो, ध्यान दो बच्चा। ये 160 किसका था? क्योंकि हमें टी निकालना, हमें क्या निकालना है? टी। 160 किसका है? 8 का। 9 ने कितना दिया? सर एवरेज बिल पर पर्सन और उससे 40 रुपए ज्यादा। एवरेज बिल पर पर्सन और उससे मोर देन 40 रुपीज मोर देन द एवरेज बिल पर पर्सन। नाइन्थ ने दिया है, तो टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा? 8 का प्लस 9 का। तो यही तो टी का वैल्यू आएगा, रिप्लेस करा वहां से। सो 160 प्लस 240 कितना हो जाएगा? 200 प्लस ए डिवाइडेड बाई 9 किसके बराबर होगा? ए के ही बराबर, यानी वहां पे ही रखना है भाई। इसी टी का वैल्यू तो यहां पे रखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 200 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू ए। कितना आ जाएगा? सो ए वैल्यू विल बी 25। ए का कितना वैल्यू आ जाएगा? 25। ए वैल्यू विल बी 25। ए वैल्यू विल बी 25। और तुम्हें भी पता है कि टोटल यानी टी इज इक्वल टू, टोटल यानी कि टी इज इक्वल टू 9a, और ए का वैल्यू आ चुका है, यानी कि 9 इंटू कितना आएगा? 225। यस, 9 इंटू 225। यहां पर कोई डाउट है तो बताए।
अरे बाबा 9A हो जाएगा। अरे मेरी गलती है, वहां पे मैंने स्टेप नहीं फॉलो किया है। 200 + A 9A हो जाएगा। 200 + 8A हो जाएगा। +8 नहीं, =8A हो जाएगा। यानी कि A इज इक्वल टू 200 ÷ 8 हो जाएगा, यानी कि A इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? चलो बढ़िया, समझ आ गया ना बच्चा यहाँ पे। सो हमें क्या करना है, हमें सवाल को पेशेंसली रीड करना है और जो कहा जा रहा है वो करना है। इक्वेशन ये वाली बनी, सिंपल इक्वेशन थी, बट यहाँ पर हमने रिप्लेस करा के सॉल्व कर लिया। इट इज 225, यानी कुल मिला के बिल कितना है? 225 है। हटा दे इसको। ओके, चलो एक और कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कंसेप्ट इज की पर्सन लीविंग और ज्वाइनिंग अ ग्रुप, है ना, कि जब लोग किसी ग्रुप को छोड़ रहे हैं या फिर आ रहे हैं ग्रुप में, है ना, कि देयर इज अ ग्रुप, कि बंदा ग्रुप से ही निकल जा रहा है फिर ग्रुप में आ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। सो पहले तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। ये आइडिया एक्चुअली है, आइडिया को खाली मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम सवाल पे जाएंगे, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि यहाँ पे क्लास में 10-12 लोग बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल 12 लोग बैठे हैं। अब एजेस का एवरेज निकालते हैं, एज का एवरेज निकालते हैं। तो एज का एवरेज आ गया 20 ईयर्स, हमारा एवरेज आ गया इस क्लास का 20 ईयर्स। कितना आ गया? 20 ईयर्स, मैंने 20 साल एवरेज निकाला कि इस क्लास का एवरेज जो एज है वो क्या है? 20 ईयर्स। ठीक है ना? अब मुझे बताना कि अगर कोई बंदा बाहर से क्लास में आता है, बाहर से क्लास में आता है, कोई कोई दूसरा बंदा बाहर से क्लास में आता है जिसका एज 20 साल से ज्यादा है, 20 ईयर से ज्यादा है, यानी मोर देन 20 ईयर्स है, यानी एवरेज से ज्यादा है। सो एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? एवरेज बढ़ जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा? यानी ये मैपिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर एवरेज की वैल्यू से एक्स्ट्रा वैल्यू ग्रुप में आ रही है तो एवरेज बढ़ेगा, एवरेज विल इंक्रीज। क्लियर है यहां पर? ठीक है ना? एवरेज विल इंक्रीज। आई बात समझ में? यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, अब इफ इन केस कि अगर कोई बंदा बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है और उसका एज एवरेज एज से कम है, तो एवरेज एज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, एवरेज विल डिक्रीज। यहां तक बात समझ में आई? ये सिर्फ एक थ्योरी है जो मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि क्या होता है एवरेज में, किस तरह से चेंजेस आते हैं। समझ में आगे बात? लेकिन अभी तो तुम बाहर से अंदर बुला रहे हो। लेकिन व्हाट इफ कि एवरेज 20 है बट कोई अंदर से ही निकल जा रहा है बाहर? ध्यान देना, अगर कोई बंदा अंदर से बाहर जा रहा है क्लास से, यानी ग्रुप से ही निकल रहा है, कोई बंदा ग्रुप से निकल रहा है और ग्रुप से निकल के बाहर जा रहा है, इन केस अगर उसका एज, जो बंदा निकल रहा है, एवरेज एज से ज्यादा है, एवरेज एज से ज्यादा है, तो एवरेज पे क्या इंपैक्ट डालेगा? एवरेज क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज को आकर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है। एवरेज इज नथिंग बट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द ऑब्जर्वेशन। क्या है ये? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि अगर एवरेज एज 20 साल है, कोई बंदा क्लास से निकल के बाहर जा रहा है, उसका एज एवरेज एज से कम है, तो सॉरी, उसका एज एवरेज से ज्यादा है, पहला पहला केस, उसका एज एवरेज से ज्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका एज डिस्ट्रीब्यूटेड है बाकी लोगों में। देखो एक बात बताओ, 20 साल एवरेज बोलने का मतलब क्या हुआ? एवरेज एज 20 साल का मतलब क्या? हर बंदे को मैं 20 साल का ही कंसिडर कर रहा हूं, यानी कि नीतीश भी होगा 20 साल का, देवांश भी 20 साल का होगा, अंशिका भी 20 साल की है, तान्या भी 20 साल की है, उधर कुणाल भी 20 साल का बैठा है, उधर अभिषेक 20 साल का, उधर अदिति भी, यानी हर एक बंदा क्या है? 20 साल का है। आई बात समझ में? यानी सबको मैंने 20-20 का ही तो कंसिडर किया हुआ है। क्लियर है यहाँ पे? तो एक बात बताओ, अब उसमें तो किसी किसी का एज ज्यादा होगा एवरेज से या किसी का कम होगा। हमेशा याद रखना कि जो एवरेज वैल्यू होती है ना बेटा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही लाई करती है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। डेफिनेटली कोई तो ऐसा जो ग्रुप में होगा जिसका एज एवरेज से कम होगा और जिसका एज एवरेज से ज्यादा भी होगा, क्योंकि एवरेज तो बीच में ही लाई करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? सो इनकेस अगर कोई बंदा जिसका एवरेज से एज ज्यादा है बाहर निकलता है,
तो एवरेज क्या हो जाएगा, क्लास का नहीं ग्रुप का जो बचे रिमेनिंग ग्रुप लोगों का जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितने से डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा वो अलग बात है, लेकिन हम पहले तो थ्योरी समझ लें। बट इन केस एवरेज इससे कम का एज है उसका और वो क्लास से बाहर जा रहा है, नहीं उसने दूसरों के एजेस को लिया हुआ है, तो जब जाएगा तो क्या करेगा, दे के जाएगा, खाली अपना ही एज तो लेके जाएगा, तो इससे क्या होगा, एवरेज विल इंक्रीज। सो अब जो सवाल हम करने जा रहे हैं ना उसमें कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी हमने समझी है एक तरह से एक फैक्टर डिसाइसिव फैक्टर होगा जहां पे आप सवाल में डिसाइड कर पाएंगे कि एवरेज विल इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है ना, अब आगे चले हम, चलो सवाल पे जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। आप कन्वेंशनली ही पहले सवाल को कन्वेंशनली करिएगा, उसके बाद हम शॉर्टकट पे बात करेंगे, ठीक है। अभिषेक आंसर बताओ, सौम्या, अदिति, इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप कन्वेंशनली अच्छे से सॉल्व कर लो, फिर हम इस पे जाएंगे आगे। चलो बताओ अपने आंसर प्लीज। हम्म, कितना 48 तुम्हारे, सुमित 48, अभिषेक नहीं आ पाया अभी तुम्हारा क्या। चलो देखो प्लीज, यहां पर सबसे पहले, यहां पर a person joining a group of 8 people and hence the average weight of the group drops from 75 kilograms to 72 kilograms, यानी कि पहले 75 किलोग्राम था ऐसा मान ले, फिर बाद में उसके ज्वाइन करने के बाद 72 किलोग्राम हो गया एवरेज ना। बोलो यस या नो। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू पर्सन ज्वाइनिंग द ग्रुप। पहले तो पहले कितने लोग थे, देवर 8 पर्सन। पढ़कर क्या समझ आता है कि उनका एवरेज कितना रहा होगा उन आठों का, वेट का कितना था 75 किलोग्राम था। चलो एक काम करते हैं 75 इंटू 8 करते हैं। सो 75 इंटू 8 यानी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जो पहले लोग थे उनका एजेस का सम है ये, उनके एजेस का सम है। बोलो यस या नो। जो नया बंदा ज्वाइन कर रहा है ग्रुप में आ रहा है यानी सम बढ़ेगा या घटेगा, सम विल इंक्रीज यानी ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो नया बंदा आ रहा है उसका वेट x किलोग्राम का है, कितने का, क्या अब ये टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इज दिस द टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, 8 प्लस 9 का, यस। बंदे कितने हुए, 9, बंदे कितने हुए 9। अब नया वेटेड एवरेज, सॉरी नया एवरेज वेट कितना है 72, नया एवरेज वेट कितना है भाई, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 9 इंटू 72। हाँ, सो अगर हम मल्टीप्लाई करें 75 इंटू 2 यानी 600, ये आएगा 600 प्लस एक्स, है ना। 9 इंटू 7 कितना होगा 630, 9 दूनी 18, 678, 648, माई फॉल्ट 648, यानी एक्स का वैल्यू कितना है 48, यानी जो बंदा आया था उसका वेट कितना था 48 किलोग्राम्स। सो आप खुद देखो ना कि एवरेज वेट से वेट कम था तो डिक्रीज हो गया है। चलो अब शॉर्टकट की बात करते हैं, ऐसे सवालों में सिर्फ शॉर्टकट की बात करेंगे हम, एवरेज के हर सवाल में शॉर्टकट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसे सवालों में शॉर्टकट की बात करेंगे, ठीक है ना। 8 बंदे थे, कितने बंदे थे, 8 बंदे थे। आठवां सॉरी 9वें के आने से एवरेज वेट डिक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि हर एक बंदे का वेट अभी 72 किलोग्राम है, हर एक बंदे का वेट 72 किलोग्राम है, यानी जो नवा बंदा आ रहा है उसका भी वेट 72 किलोग्राम ही होगा, जो 9th पर्सन आ रहा है उसका भी वेट कितना है 72 किलोग्राम है, कितना है
72 किलो। एवरेज मतलब क्या कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। भाई हम तो ये कह सकते हैं ना कि उसमें आप 9 बंदे हैं, बट हर एक बंदे का वेट कितना होगा, 72 किलोग्राम है, हर एक बंदे का वेट कितना है, दैट इज कॉल्ड एवरेज, दैट इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। सो उसका भी वेट मैंने क्या मान लिया कि उसका भी अभी करंटली वेट कितना होगा 72 किलोग्राम, लेकिन उसके आने से वेट घटा है, एवरेज वेट डिक्रीज हुआ है, यानी उसका एक्चुअली जो 75 था, 75 से कितने से पर हेड कितने से घटा है, ठीक 3 किलोग्राम से हुआ। कितने से डिक्रीज हुआ है, आप कह रहे हैं कि हर एक बंदे का वेट, एवरेज वेट जो है, यानी वेट 72 किलोग्राम है, यानी उसका भी 72 किलोग्राम है, बट एक्चुअली में तो इसका इतना वेट तो है नहीं। हाँ, यानी कि इसने बाकियों से लिया होगा, इसने बाकी लोगों से लिया होगा, तो बाकी लोगों से जितना भी लिया होगा उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इसमें से, हमें उसका वेट मिल जाएगा, उसका वेट मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, पहले कितने लोग थे, हर एक बंदे के सर से कितना कितना घटा, 3-3 किलोग्राम घट गया, हर एक बंदे के हेड से, हर एक बंदे ने 3-3 किलोग्राम का वेट दिया है पर हेड, एवरी पर्सन हैज गिवन 3 किलोग्राम्स ऑफ देयर वेट्स, 3 किलोग्राम्स ऑफ देयर वेट्स, यानी कुल मिलाकर के 3 into 8 करना पड़ेगा, क्योंकि 8 बंदे थे तो 3 into 8 कितना होता है, 24। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आएगा, 48। यहां तक बात समझ में आ गई है, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, बोलो नहीं क्लियर है। फिर से समझते हैं, मैंने क्या माना कि नया जो वेट, एवरेज वेट है, नया जो एवरेज वेट है दैट इज 72 किलोग्राम्स, है ना। सो यहां से हम ये समझ ले कि हर एक बंदे का वेट 72 किलोग्राम है या नहीं है। नाइन्थ पर्सन ग्रुप में है, उसका भी वेट क्या होगा, 72 किलोग्राम्स का, बट दिस इज द एवरेज वेट, दिस इज द एक्चुअल वेट तो उसका है नहीं। कैसे पता चला कि 72 से ज्यादा नहीं होगा, 72 से कम होगा, क्योंकि उसके एंटर करने से एवरेज वेट कितने से घटता है, 3 से घट जाता है, बट डिक्रीज होता है, यानी इससे पता चल गया कि जो बंदा बाहर से आ रहा है उसका वेट एक्चुअली एवरेज वेट से क्या है, कम है, तभी तो घटा है। इस प्रिंसिपल को ऑलरेडी हमने समझ रखा है, इस थ्योरी को हमने समझा हुआ है, क्लियर है। सो अभी हम क्या मान रहे हैं कि उस बंदे का वेट, जो नया बंदा, न्यू पर्सन जो आया है, उसका वेट कितना है, 72 किलोग्राम है, और ये एक्चुअली उसका वेट नहीं है। तो उसने क्या हुआ, जब वो एंटर किया होगा ना तो कम वेट के साथ किया, तो उसने क्या हुआ, बाकी लोगों, क्योंकि एवरेज को मेंटेन करने के लिए क्या किया उसने, बाकी लोगों से अपना वेट, बाकी लोगों से वेट्स उधार ले लिया होगा कि भैया चलो दो। तो हर बंदे ने कितना कितना वेट दिया, बैलेंस करने के लिए, 8 लोग थे, 3 8 जा 24, यानी 24 किलोग्राम अगर 72 से माइनस कर दिया जाए तो हमें हमें 48 मिलेगा, यानी उसका वेट एक्चुअली में 48 किलोग्राम। यहां तक बात समझ में आ गई अदिति, अभिषेक और सौम्या। अगर शॉर्टकट नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। शॉर्टकट समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये शॉर्टकट इसी टाइप के क्वेश्चन में भी आप लगा सकते हो, हर सवाल में नहीं लगा पाओगे। सो अभी हम 2-3 सवाल करेंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे कि लगाने की। बाकी फिलहाल अगर ये आप कर ले रहे हैं तो दैट इज गुड, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि ये आप करो और ये एग्जाम में क्लिक भी नहीं करेगा जल्दी, ठीक है। हाँ, तुम बताओ क्या होता फिर, वेट करो नितिश, आगे ही जा रहे हैं हम, ठीक है। चले आगे, अब तुम इसका आंसर दोगे। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, क्या किसी, अगर शॉर्टकट समझ में आए तो क्या किसी बंदे के दिमाग में ये नहीं आया कि सर व्हाई कांट वी टेक 75 एज दैट न्यू पर्सन वेट, ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना। न्यू पर्सन का वेट आपने 75 किलोग्राम भी तो आप अज्यूम कर सकते हो। मान लेते हैं पहले सारे 8 बंदों के वेट कितना था, 75 किलोग्राम, उसका भी 75 मान, उसका भी क्या मान ले, 75 मान ले कि भैया जब वो एंटर कर रहा था ना तो उसका भी वेट 75 था। तो 75 से एवरेज वेट कितने से घटा है, 3 किलोग्राम से घटा है, यानी वो भी तो घटा होगा, क्योंकि उसका एक्चुअली आया कितने पे होगा, वो भी तो 72 पे आया होगा। सो इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 3 into 9, चाहे ये अज्यूम करो चाहे वो अज्यूम करो, क्योंकि उसका अगर तुम 75 ले रहे हो तो वो भी तो अब ग्रुप में ही है, उसका भी तो 72 हो गया है ना, तो वो भी तो 3 किलोग्राम दे ही रहा है। समझ में आया बात, क्लियर है यहाँ पर।
सो हम 72 किलोग्राम कंसिडर कर सकते हैं या फिर 75 भी कर सकते हैं। चले आगे, हटा दे इसको, हटा दे। ठीक है, इसका आंसर नीतीश तुम पहले दो। नाइन्टी सिक्स सॉल्व करते, पहले इसको कन्वेंशनली सॉल्व करते हैं। अदिति अपना आंसर बताओ। सौम्या, अभिषेक, अभिषेक अपना आंसर बताओ। 96, 96 इज द आंसर। चलो देखो प्लीज, a person living a group of 8 people and hence the average weight of the group drops from 75 किलोग्राम to 72 किलोग्राम। एक काम करते हैं, पहले हम शॉर्टकट लगाते हैं। यार उस बंदे के छोड़ने से ना एवरेज वेट घट जाता है, यानी कि उसका वेट ज्यादा रहा होगा, 75 से तो ज्यादा रहा होगा, 75 से ज्यादा रहा होगा। क्लियर है ना, 75 से ज्यादा रहा होगा। 75 किलोग्राम से ड्रॉप करता है, 75 किलोग्राम पहले होता है, नाउ बन क्या जाता है 72। न्यू एवरेज इज व्हाट 72 किलोग्राम। तो ऐसा मान लिया जाए कि जो बंदा जा रहा है ना बाहर निकल के, उसका वेट 72 किलोग्राम है, उसका वेट 72 किलोग्राम है। दिया तो वो तो जब घटा हो, जब जा रहा है तो 72 पे जा रहा है, यानी वो भी तो घटा होगा 3 से। पहले कितना था, जब वो जा रहा है, जब वो निकल के जा रहा है तो मान लेते उसका वेट कितना है 72 किलोग्राम। लेकिन जब ग्रुप में था तब था कितना उसका वेट पर हेड 75 किलोग्राम था। पर हेड कितना था, सो ग्रुप में 8 बंदे थे, तो कितने से घट रहा है, कितने से कितने लोग दे रहे हैं, 8 लोग दे रहे हैं, 3 8 जा 24, यानी कि मान रहे हो 72 का वेट लेके जा रहे हैं, कम से कम 72 तो उसका रहा ही होगा वेट ना। सो 72 में से 24 ऐड कर दो, 72 प्लस 24 कितना हो जाएगा 96, 96 वेट। आई बात समझ में। मैं ये मान रहा हूं कि जब वो निकल रहा है बंदा ना, तो उसका वेट 72 किलोग्राम का है, मिनिमम 72 तो उसका रहा ही होगा वेट ना, मिनिमम। क्योंकि तुमने पहले डिसाइड किया है कि उसके निकलने से वेट अगर घट रहा है, एवरेज वेट अगर डिक्रीज हो रहा है, यानी उसका वेट क्या रहा होगा एवरेज वेट से ज्यादा रहा होगा। सो एवरेज वेट से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि कम से कम 72 से तो ज्यादा ही रहा होगा, कम से कम 72 तो रहा ही होगा, इससे ज्यादा ही निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा कि जब पहले देखा गया कि 8 बंदे थे, 8 बंदों का 75 एवरेज वेट था, हर एक बंदे से 3 3 किलोग्राम घट रहा है, तो वो भी तो आठों में ही था। सो वो भी तो 75 से 72 हुआ है, तो 3 8 24। आप ये भी कर सकते हो सर, ये ना ले 75 लेके चला जाए, तो मान लो कि वो ग्रुप से निकल जाता है, वो ग्रुप से
वो ग्रुप से 75 पे निकलता है, और आपको पता है कि 75 से तो उसका वेट ज्यादा रहा होगा, 75 से तो उसका वेट, तो उसको आपने निकाल दिया, उसको बिल्कुल हटा ही दो, 75 से वो निकल ही जा रहा है, बाहर जाके ग्रुप से खड़ा हो जा रहा है। अब दरवाजे पे जाके खड़ा होकर बोला कि लाओ मेरा वेट दो। कितने लोग ग्रुप में हैं? 7 लोग हैं। उनका वेट 75 से 72 आ रहा है, यानी 3 3 से घटा है, 3 7 जा। तो चाहे आप 75 लो चाहे आप 72 लो, आपका एजेंडा बिल्कुल वही रहेगा। 72 के केस में आप मान रहे हैं कि वो बंदा 75 से 72 के नहीं इंक्लूड कर रहे हैं उसको, बट जब आप 75 पे उसको रख रहे हैं, यानी उसको क्या कर रहे हैं आप, एक्सक्लूड करके फिर बाकी लोगों के एवरेज वेट को 3 किलोग्राम से आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करा रहे हैं। तो दिस इज द आंसर। कहाँ अपॉन में कर रहे हैं? पता नहीं क्या कह रहे हो, लेकिन ये अगर हम कन्वेंशनली सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 8 बंदे थे, 75 × 8 करा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो बंदा ग्रुप से निकल रहा है उसका वेट जा रहा है, उसको घटाएंगे, डिक्रीज होगा, प्लस कहां से होगा, एक्स है, ये चला गया, बचा कितना, 7 लोग बचा, कितना हो गया अब, 72, कितना आएगा, 504, यहाँ पे आएगा 600 माइनस एक्स, 504, कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू, तो आप कहोगे सर इतना कौन सोचेगा इसमें, उस टाइम क्लिक ही नहीं करेगा। बात तो सही है, उस टाइम क्लिक नहीं करेगा क्योंकि तुम रश में रहोगे ना, तुम सवाल को पढ़ के जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बैठ के नहीं सोचोगे अच्छा जा रहा है तो आ रहा है, क्या घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, है ना। बट मैं बस एक आइडिया दे रहा हूं कि आप ऐसे सोच सकते हैं, बट मुझे हमेशा फेवरेट तो यही लगता है, मेरा फेवरेट खुद यही है। ठीक है, चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ट्वेंटी, 27। क्वेश्चन है आ भी सकता है, लेकिन फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप। ओरिजिनल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप ना, यानी ओरिजिनली कितने लोग थे, ये बात है। हाँ, 7 आए हैं। करेक्ट। हाँ बताओ कुणाल, अदिति, अभिषेक, तुम क्या कहाँ गए वो भाई? तुम सो तो नहीं गए? अभिषेक, तुम सो तो नहीं गए हो? कहाँ तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सौम्या, कितना आया आंसर? अदिति, तुम्हारा आंसर कितना आया? वाह अभिषेक वाह, इसीलिए बोला था ऑफलाइन लेक्चर लो तुम। प्लीज ध्यान दो। लीव इट, चलो देखते हैं, सॉल्व कर दो इसको। हाँ, सॉल्व करते हैं। हाँ, the average age of all the members of a family is 40 years। यानी इस पहली लाइन में हमें मेंशन नहीं किया गया है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, बट उनका एवरेज एज कितना है? 40। इफ द यंगेस्ट मेंबर 12 years old and the eldest member 78 years old आर एक्सक्लूडेड, कह रहा है कि अगर यंगेस्ट और ओल्डेस्ट को क्या कर दिया जाए, ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए, द एवरेज एज ऑफ द रेस्ट ड्रॉप्स बाय 2 years, फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप। यार नंबर ऑफ मेंबर्स ही तो नहीं पता है, चलो लेट कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स ग्रुप में एन है। एन इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, एन इज द नंबर ऑफ मेंबर्स। एक बात बताओ, टोटल एज है ना, टोटल एज अगर देखा जाए तो उस पूरे फैमिली का सो क्या निकलेगा? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 40 इंटू एन। एवरेज अगर 40 है, एन नंबर ऑफ मेंबर्स है, तो 40 इंटू एन विल बी द सम ऑफ ऑल द मेंबर्स, एजेस ऑफ ऑल द मेंबर्स, है ना? इफ द यंगेस्ट मेंबर 12 years ओल्ड और या एल्डेस्ट को हटा दिया जाए, सो किस में से हटेगा वो? टोटल एज में से ही तो कम होगा ना, टोटल एज में से तो कम होगा। दो लोगों का एज कम हो गया, दो लोगों का एज कम हो गया है। अच्छा, एक बात बताओ, पहले लोग एन थे, अभी बचे कितने हैं? सो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ये है, यानी बचा हुआ एजेस का सम ये है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अभी एज, एवरेज एज डिक्रीज होता है कितने से? 2 से घटता है। कितने से घटता है? 2 से घटता है, डिक्रीज होता है। कितने से डिक्रीज हो रहा है? 2 से डिक्रीज हो रहा है। सो फॉर इसको हम देखें तो ये कितना आएगा? 90। ठीक है, और ये है हमारा n-2 और वो है 38। सो 40n माइनस का 90, और उधर जाएगा तो 38n और माइनस का 38 इंटू 76 आएगा, माइनस का 76, माइनस का 76। अच्छा, सो ये इधर लेके आओ तो 2n हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो हमें बचेगा 14। 14 यानी n इज इक्वल टू वॉट? 7 मेंबर्स से पहले there were 7 members, there was 7 members in the family। नेक्स्ट कर लो, शॉर्टकट से समझते हैं फिर। कितने लोग गए? 2 लोग जाते हैं। एवरेज एज जो है ना, वो पूरी फैमिली का एवरेज कितना दिया है? 40 years दिया है। कितना दिया है? 40 years दिया है। ठीक है, 40 years दिया है भैया, 40 साल दिया है एवरेज एज। कितने लोग निकल रहे हैं? 2 लोग निकल रहे हैं। कितने लोग निकल रहे हैं? 2 लोग निकल रहे हैं। और जो 2 निकल रहे हैं ना, उसमें यंगेस्ट प्लस एल्डेस्ट है, टोटल कितना जा रहा है? जरा इन दो का एवरेज बनाओ जरा, इन दो का एवरेज अगर हम बनाएं, सो हमें कितना मिलेगा? एक मिनट, एवरेज ना बनाए, एक काम करते, रुको, सुन, जरा इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पहले भी तो हर एक बंदे का एज कितना रहा? एवरेज 40 साल था, यानी इसका भी तो 40 ही रहा होगा।
और इसका भी कितना रहा होगा, 40 रहा होगा। तो 40 + 40 कितना हो गया, 80। 40 + 40 सम, अगर ध्यान देना बेटा, अगर एवरेज की बराबर की क्वांटिटी को ग्रुप में ऐड करो या ग्रुप से निकाल दो, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? यानी मान लो कि एवरेज एज ऑफ दिस क्लास अगर 20 साल है, कोई बच्चा 20 साल का ही आए इंटर करे ग्रुप में, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या ग्रुप से निकल जाए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा एवरेज पे। समझ में ये बात? सो एक बात बताओ, ये दोनों मिलाकर के 90 का एज लेके बाहर चले जा रहे हैं। कितने का? 90 का एज लेके बाहर जा रहे हैं। अरे बाबा 90 ना, 90 एक्चुअली में 90 का एज लेके बाहर जा रहे हैं। अगर ये टोटल मिला के 80 का एज बाहर लेके जाते हैं तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। कितना एक्स्ट्रा लेके गए हैं ये, कितना एक्स्ट्रा लेके गए हैं? 90 - 80, यानी 10 का एज ये बाहर लेके एक्स्ट्रा जा रहे हैं। किससे लिया होगा? उन्हीं लोगों से लिया होगा ना, बचे हुए लोगों से लिया होगा, क्योंकि तो लोग निकल रहे हैं, बचे हुए लोगों से लिया होगा। हर एक बंदे का एवरेज वेट घट जाता है 2 से, तो 10/2 5, यानी बचे हुए लोग 5 हैं, बाकी 2 बाहर जा रहे हैं। कितने हो गए? 7। बचे हुए लोग 5 है, क्योंकि 5 बंदे हैं, पर हेड 2-2 दे रहे हैं, तो तब 10 वो एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, है ना? तो 5 बाहर, 5 अंदर हैं, बाकी 2 बाहर जा रहे हैं। तो कितने थे पहले? 7 थे। सो गाइस, शॉर्टकट लगाने के लिए ना तुम्हें बहुत सारे सवालों पे काम करना पड़ेगा। सो बेटर है कि ये करके आराम से पतली गली से ही निकल लिया जाए। ठीक है? हाँ, ये बात समझ में क्लियर है? अब मैं कहूंगा कि अगर ये शॉर्टकट वाला फंडा ना समझ में आया हो, बट तुम नोट कर लो, देख लो, घर जाके समझ सकते हो कि कैसे किया गया है और कैसे हम आगे कर सकते हैं किसी सवाल में। सो इस पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा है तो भारी चिंता की जो है जरूरत है, तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है ना? दीवार वार पे सर मार लो जाके कि आया क्यों नहीं है। लीव इट, बहुत हो गया। ये वाला सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अपने आंसर बताओ, अदिति, सौम्या, अभिषेक। चलो तुम मैसेज ही करो मुझे अपने आंसर। अदिति, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ठीक है, देखते हैं। नहीं आया? चलो प्लीज देख। इफ अ पर्सन वेइंग 70 किलोग्राम ज्वाइंस अ ग्रुप, करे एक बंदा जो 70 किलोग्राम का है ग्रुप ज्वाइन करता है, वो ग्रुप में कुछ लोग होंगे। ठीक है, आगे समझते क्या है। द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1 किलोग्राम, एवरेज वेट इंक्रीज कर जाता है 1 किलोग्राम से उसके ज्वाइन करने से। ठीक है, यानी यहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली इज नॉट गिवन, द एवरेज वेट ऑफ द फैमिली इज नॉट गिवन। दो बात, दोनों चीजें नहीं गिवन है, यानी कि एवरेज मेंबर्स, सॉरी एवरेज ग्रुप, एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज नॉट प्रोवाइडेड यू। और क्या नहीं प्रोवाइडेड है? नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप नहीं, दो वेरिएबल है यहाँ पर। ओके, had the person weighted only 55 kilograms, the average weight would have decreased by 2 kilograms। अच्छा, तो यहाँ पे दो सिनेरियो है। पहला, चलो मान लेते हैं ना कि नंबर ऑफ मेंबर्स, मानते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो ग्रुप में है वो n है ना? और एवरेज वेट भी मान लेते हैं, एवरेज वेट भी हम मान लेते हैं क्या है? a है, मान लेते हैं। तो आपको क्या समझता है कि सम जो होगा वो कैसे निकलेगा? सम n इंटू ए से निकलेगा। सम कैसे निकलेगा?
एन इंटू ए से निकलेगा, यानी ये ही तो रहा होगा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अदिति समझ आ रहा है? सौम्या समझ आ रहा है? यस या नो में बस जवाब देना, ठीक है। एन इंटू ए विल बी द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स जितने जितने भी उनके एजेस इनके वेट्स का सम है। यार एक बंदा ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइंस द ग्रुप, सब 70 किलोग्राम का है, तो अभी फैमिली का जो टोटल वेट का सम है वो कितने से बढ़ेगा? 70 से बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 70 किलोग्राम से बढ़ेगा। अभी नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप कितने हैं? n+1 है। और अब एवरेज कितना है? इंक्रीज बाई 1। आ रहा है बात समझ में? बोलो ये हुआ। ऑन द अदर हैंड क्या कह रहा है? ये ना होता कि अगर वो क्या कह रहा है, हैड द पर्सन वेटेड ओनली 55 किलोग्राम, यानी कि अगर बंदे का वेट कितना होता है, सिर्फ 55 किलोग्राम होता है, एन इंटू ए, फिर क्या करते आप? प्लस 55 करते। अभी भी तो वहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स एक ही से बढ़ रहे हैं ना, या तो हम ये करें या तो ये करें। तो एवरेज घट रहा है क्या डिक्रीज कर रहा है? कितने से घट रहा है? 2 से घट रहा है, क्योंकि एवरेज को आपने यही लिया था। एवरेज 2 से डिक्रीज करेगा, एवरेज 2 से डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। एन ए, हाँ, और कितना आएगा? एन ए प्लस एन और प्लस a+1, यही आएगा। और ये क्या होगा? एन ए प्लस 70, NA+70, यहां से हटाया इसको, सो हमें क्या मिल रहा है? n+a बराबर विल बी इक्वल टू 69। n+a इज इक्वल टू व्हाट? 69। यहां से भी वही काम कर ले, Na+55 और इज इक्वल टू Na, हाँ, और माइनस का 2n, है ना, प्लस का a और माइनस का 2। सो ये जाएगा यहां से, हाँ, ओके। सो मुझे यहां पे मिल रहा है, ये दूर आएगा तो इधर, सो माइनस का 2n प्लस a इज इक्वल टू 57, इज इक्वल टू व्हाट? 57। सो अपने को बताना क्या है? नंबर ऑफ पीपल बताना है, नहीं ए को एलिमिनेट करना है। करते हैं ना, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लाते हैं -2n, है ना, और फिर प्लस का a, और ये कितना है? 57 है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3n, n माइनस माइनस 2n, तो 3n, और ये कट जाएगा, और यहां पर कितना आएगा? 12, 12, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा? शहर था तुम्हारा, साथ आ रहा था ना, बहुत बढ़िया। अदिति समझ आ गया है सॉल्यूशन? हाँ 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 हाँ, फाइनली 5 हो जाएंगे, एक तो 4 आया, पहले 4 थे, अभी एक एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना, हाँ हाँ, यस यस। सो द न्यू आंसर इज व्हाट? n+1, यानी कि 4+1, यानी कि 5 होंगे। दिस इज द न्यू आंसर, यानी क्योंकि एक बंदा आ रहा है ना, आ रहा है एक बंदा। n+1 वाला नहीं आया। हाँ हाँ, सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं, आई फील सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो गाइस ध्यान देना प्लीज। सुमित कोई बात नहीं बेटा, ये रिग्रेट हमेशा होना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना, कि ये क्या नहीं किया। बट हाँ, हर एक सॉल्यूशन से यू हैव टू लर्न, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों को इनकरेज करता हूँ कि प्लीज आप सवाल पढ़ के ना आप जल्दी से ये करना सीखो। आप ये करो क्योंकि यही वहां पे करना है। कितना अच्छा आपका इक्वेशन फॉर्मेशन है, इक्वेशन कितनी तरह से आप कितनी अच्छी तरीके से, इट विल बी 5, इट विल बी 5, क्योंकि एक बंदा एक्स्ट्रा आ रहा है ना। सो यहाँ पर जो है फाइनली, शायद मैंने सवाल को बहुत क्लियर से फ्रेम नहीं किया, क्लियर कट। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। अभी फाइनली कितने ग्रुप, कितने लोग हो जाते हैं इस ग्रुप में, ये है, ठीक है। सो लीव दैट पार्ट, है ना, 4 या 5, बट आंसर आ गया। वेटेड एवरेज एंड एलिगेशन, वेटेड एवरेज एंड एलिगेशन। चलो वेटेड एवरेज एंड एलिगेशन का कंसेप्ट सीखते हैं।
कि क्या है ये, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अब हम बोर्ड पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ वेटेड एवरेज, द कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, पहला तो है हमारा वेटेड एवरेज। सबसे पहले ना वेटेड एवरेज का फंडा समझते हैं कि वेटेड एवरेज क्या होता है। गाइस जैसे एवरेज जो है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए डिफाइन है, बट वेटेड एवरेज दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स के लिए डिफाइन है। वेटेड एवरेज दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स के लिए डिफाइन है वेटेड एवरेज। यानी कि कुल मिलाकर के मिक्सचर हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? मिक्सचर हो रहा होगा, बेसिकली यही है मिक्सचर, ठीक है ना। मिक्सचर हो रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एक क्लास मेरा चल रहा है, मेरी क्लास में कुछ बंदे बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट बैठे हैं। एडजेसेंट वाली क्लास जो है उसमें कोई और लेक्चर ले रहा है, उनका अपना चल रहा है, उसमें अपने उनके बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो इसमें हो क्या रहा है कि मान लो कि मेरी अपनी क्लास क्लास वन में आ, यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम वेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट्स। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? वेट्स। सो मान लो मेरी क्लास में ना जो लोग बैठे हैं वो W1 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? W1 लोग बैठे हैं। और मेरी क्लास में बैठे हुए लोगों का एवरेज जो है वो A1 है। ए से एवरेज, W से वेट्स, एवरेज है, ठीक है ना। आई बात समझ में? ओके। जो पैरेलल क्लास चल रही है ना, क्लास टू, उनके क्लास में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो W2 है, यानी वेट्स टू, ठीक है ना। वेट्स कहेंगे यहाँ पे, है ना। और उनकी क्लास का जो एवरेज है वो है A2। आई बात समझ में? अच्छा, हुआ क्या, मुझे कहीं सडनली जाना पड़ा, ठीक है ना। मुझे कहीं जाना पड़ा, क्लास जस्ट शुरू हुई थी, फोन आया, मुझे जाना पड़ा। तो मैंने बाजू वाले टीचर से बात किया, मैंने कहा एक काम करिए, मैं जा रहा हूँ, जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो इन बच्चों को भी पढ़ा दीजिए, बट एक बड़ी क्लास में पढ़ा दीजिए। बड़ी वाली क्लास, मेरे पास कोई तीसरी क्लास थी, क्लास थ्री, मेरे पास क्लास थ्री, ये तीसरी क्लास थी। सो मैंने क्या किया, अपने बच्चों को और उनके क्लास के बच्चों को क्या कर दिया, मर्ज करवा दिया। क्या कर दिया? मर्ज करवा दिया। फिर मैंने कहा कि अच्छा सर मैं निकल रहा हूं, आप एक काम करना, अभी जो क्लास बन रहा है ना, आप बस इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेना। क्या कैलकुलेट कर लेना? एवरेज। वही एवरेज वेटेड एवरेज होता है। वही एवरेज क्या होता है? वेटेड एवरेज। यानी कि दो ग्रुप को कंबाइन, दो या दो से ज्यादा ग्रुप का कॉम्बिनेशन करके, कंबाइन करके यानी मिक्स करके या मिक्सचर करके, उस सिचुएशन में जो एवरेज एवरेज निकाला जाता है वो क्या होता है? वेटेड एवरेज होता है। दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। हाँ। सो मैंने कहा कि उनका एवरेज निकालते हैं उस क्लास का, तो उस क्लास का जो एवरेज निकाला जाएगा ना बच्चा, वो क्या होगा हमारा? वेटेड एवरेज होगा। उसी को वेटेड एवरेज करेंगे। एक बात बताओ, मान लो अगर वही टीचर तुम होते और तुमने मिक्सचर यानी जो मिक्स किया है, जो कंबाइन किया है दो क्लास को, तुम्हें अगर निकाला होता था एवरेज का फंडा क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन। अब तुमने पूरी बड़ी वाली क्लास को बैठा दिया, तो तुम्हारे पास एक तरीका है कि हर एक बच्चे का एवरेज, हर बच्चे का एज पूछो। हर एक बच्चे का क्या पूछेंगे? एज। अच्छा आपका एज क्या है, आपका एज क्या है, आपका एज क्या है, आपका एज क्या है, आपका सबका एज। तो काफी लेंदी काम नहीं हो जाएगा? तो तुमने ऑब्जर्व किया, अरे सर ने तो डेटा दिया हुआ है, मेरे पास मेरा डेटा है, मेरे पास डेटा है ये वाला, उनके पास डेटा है ये वाला। अगर मैं उन उस क्लास का सारे बच्चों का सम निकाल लूं, जहां पर एवरेज और वेट्स का यूज कर लूं मैं, सो मेरे को वो सम कैसे निकलेगा? W1 इंटू A1। क्या ये क्लास वन में सारे बच्चे जितने भी थे उनके एवरेज, उनके एजेस का सम नहीं है? या फिर उस क्लास का जो सम नहीं है, ऑब्जर्वेशन का सम नहीं है? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है? फिर आप करेंगे प्लस अपनी क्लास का निकालिए आप, यानी जो आप करंटली जो रन कर रहे हैं उसमें W2 लोग हैं और A2 उसका एवरेज है, तो कैसे निकलेगा? वेट्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज। आई बात समझ में? डिवाइड करेंगे, कितने लोग हैं आपकी क्लास में, पहले तो मेरी क्लास में W1 लोग हैं और उस क्लास में W2 लोग हैं। तो W1 प्लस W2, यही है क्या?
नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, नई क्लास का, बिल्कुल मिक्सचर का। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन दैट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। यही हमारा वेटेड एवरेज है। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। सो यहां पे हमने दो क्लास को कंबाइन किया है। अगर तीन क्लास होता तब सो क्या होता? W1 A1 प्लस W2 A2 प्लस W3 A3 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 प्लस W3। यही क्या होता बेटा? वेटेड एवरेज। अब आप कहोगे सर एवरेज ही तो निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, हम एवरेज ही निकाल रहे हैं, बट वेटेड एवरेज डिफाइन किसके लिए है? दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स को कंबाइन करने पे जो एवरेज निकलता है उसका, उसी को हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज। क्लियर है? यहां पर यहां तक क्लियरली समझ में आया है? बोलो नाउ। सो गाइज, वेटेड एवरेज ही एलिगेशन है। अब मैं ऐसा कह रहा हूं, वेटेड एवरेज ही एलिगेशन है, यानी जहां पे वेटेड एवरेज लगेगा वहां पर एलिगेशन आप यूज कर सकते हैं। जहां कहीं पे भी आप वेटेड एवरेज लगा रहे होंगे डेफिनेटली आप एलिगेशन भी कर सकते हैं। अब एलिगेशन क्या है? सो मैंने कहा कि वेटेड एवरेज ही एलिगेशन है, यानी वेटेड एवरेज से ही एलिगेशन पे गए होंगे। वेटेड एवरेज से ही एलिगेशन में। क्या इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया है गाइस? आप लोगों ने नोट कर लिया है? अभिषेक, सौम्या, आदित्य, आप लोगों ने ये नोट कर लिया है? ये जो हमने पढ़ा है वेटेड एवरेज, ये आपने नोट कर लिया है? यस या नो? नोट कर लिया है? प्लीज जल्दी बताओ यार, यस या नो में जल्दी मुझे बताओ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, नोट कर लिया? क्योंकि मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। हम एलिगेशन समझने आ रहा है क्योंकि वेटेड एवरेज में इतना ही है। अभी हम और सवाल करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे वेटेड एवरेज और एलिगेशन कब लगाएंगे, ये भी बात समझेंगे हम, कि हम वेटेड एवरेज ही कब लगाएंगे और एलिगेशन ही कब लगाएंगे, ये भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वेटेड एवरेज को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ओके, सो मैं अब आपको देखो, प्लीज ध्यान देना बेटा, एलिगेशन सीखने जा रहे हैं तो मैंने कहा वेटेड एवरेज ही क्या है? एलिगेशन है। तो अब मैं आपसे एक काम कह रहा हूं करने को, कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा W1 A1 इज प्लस W2 A2। आपको कॉपी ये करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली एलिगेशन वाला पार्ट कॉपी करना है। क्या है वो मैं बताता हूं। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा वेटेड एवरेज इंटू W1 और प्लस वेटेड एवरेज इंटू W2। आई बात समझ में? बोलो। अच्छा, अब एक काम करते हैं। ये जो W1 वाला पार्ट है ना, ये वाला इधर लेके आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो मैं रखूंगा W1 A1 माइनस का ये वाला पार्ट इधर लेके आते हैं, वेटेड एवरेज इंटू W1, ठीक है ना? और उधर लेके जाते हैं, ये वाला टर्म उधर लेके जाते हैं। सो वेटेड एवरेज इंटू W2 माइनस का W2 इंटू A2। आई बात समझ में? क्या W1 और W1 यहां से कॉमन निकल रहा है? कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास आएगा A1 माइनस का वेटेड एवरेज और इंटू W1। और यहां से भी वही सेम करते हैं, वेटेड एवरेज माइनस का A2 और इंटू W2 करते हैं। सो एक काम करते हैं, अभी ये वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, यहां मल्टीप्लाइड इसको डिवीजन में लेके जाते हैं। सो लिखते हैं A1 माइनस का वेटेड एवरेज अपॉन वेटेड एवरेज माइनस का A2 माइनस का A2, ये होगा W2 अपॉन W1 के करस्पॉन्ड। दिस इज एलिगेशन। ये क्या है हमारा? एलिगेशन। दिस इज व्हाट? एलिगेशन। दिस इज द एलिगेशन। सो आपको गाइस सिर्फ ये नीचे वाला ही पार्ट लिखना है। आपको जो मैंने सेल में ब्लॉक किया है ना, दिस इज कॉल्ड एलिगेशन। एलिगेशन का फॉर्मेट भी मैं बताऊंगा, पहले आप एलिगेशन नोट कर लो। सिर्फ आपको इतना ही करना है, A1 माइनस वेटेड एवरेज अपॉन वेटेड एवरेज माइनस A2 इज इक्वल टू W2 अपॉन W1। आपको सिर्फ यही वाला कॉपी करना है एलिगेशन के लिए। अब एलिगेशन के फॉर्मेट पे जाते हैं।
एलिगेशन के फॉर्मेट पे जाते हैं, ठीक है। हटा दे इसको, मतलब ये नोट कर लिया बच्चा आपने? हाँ, इतना हो गया ना? चलो अब हटाते हैं। तो जैसे हमने वेटेड एवरेज के से कहाँ पे गए, एलिगेशन, इसी को एलिगेशन कहते हैं। अब एलिगेशन का फॉर्मेट देखेंगे, और वेटेड एलिगेशन से आप वेटेड एवरेज पे वापस जा सकते हैं, ठीक है ना? ओके, प्लीज ध्यान दो, मैं ये हटा रहा हूं पूरा का पूरा, इसकी अभी जरूरत नहीं है और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। A1 माइनस वेटेड एवरेज अपॉन वेटेड एवरेज माइनस W2 माइनस अपॉन W, ये हमारा एलिगेशन, ये हमारा क्या था? देखो एलिगेशन का फॉर्मेट क्या होता है, अभी हम देखेंगे कि एलिगेशन कैसे हम यूज करेंगे। ध्यान देना, आपको पहला वाला एवरेज और दूसरा, दो एवरेज दिए होंगे, दो ग्रुप्स में, अगर यहाँ पे दो ही ग्रुप के रेफरेंस से बात हो रही है, दो ग्रुप है, पहले का एवरेज A1 यहां रख लिया, दूसरे का एवरेज A2 यहां रख दिया। बच्चा आपको ना वेटेड एवरेज बिल्कुल डायगोनली मिडिल में रखना है, वेटेड एवरेज की वैल्यू आपको कहां रखनी है, डायगोनली मिडिल में। अब आप करेंगे यहां से A1 माइनस वेटेड एवरेज, A1 माइनस वेटेड एवरेज यहां पर लिखेंगे, तो A1 माइनस वेटेड एवरेज यहां पे लिखा, A1 में से क्या करा, वेटेड एवरेज को, A1 में से वेटेड एवरेज को सब्ट्रैक्ट करके डायगोनली लिखना है, डायगोनली ही लिखना है, और वेटेड एवरेज माइनस A2 इधर लिखना है, वेटेड एवरेज माइनस A2 आपने इधर लिखना है, ठीक है ना? आपने इधर लिखना है। ध्यान दो बेटा, इनका जो रेशियो होगा, इनका जो रेशियो होगा, इनके करस्पॉन्डिंग वेट्स के रेशियो के बराबर होगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा। देख लो, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दिस, करस्पॉन्डिंग टू W2, और दिस करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है ना, ये होगा। प्लीज एलिगेशन का ये फॉर्मेट यूज किया, पहले नोट कर लिया जाए। ध्यान रहेगा कि मैंने क्या बताया है बेटा, दिस माइनस वेटेड एवरेज जो भी आएगा वो W2 के करस्पॉन्ड होगा, और वेटेड एवरेज यानी आप या तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं या फिर क्लॉकवाइज भी जा रहे हैं। देखो कैसे, A1 और A2 यहां, ये भी या तो ये यूज करो या वाला, ये वाला वेटेड एवरेज यहां पे बीच में रखा, वेटेड एवरेज यहां पे बीच में रखा। सो आप क्या कर सकते हैं कि सर मैंने A1 माइनस वेटेड एवरेज पहले किया और फिर वेटेड एवरेज माइनस A2 बाद में किया। आप एक काम करो, A2 माइनस वेटेड एवरेज कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो A2 माइनस वेटेड एवरेज आपने यहां करना है, और वेटेड एवरेज माइनस A1 आपने यहां करना है, वेटेड एवरेज माइनस A1 आपने यहां करना है। और बेटा इनका जो रेशियो होगा ये प्रोपोर्शनल होंगे इन्हीं के वेट्स के, करस्पॉन्डिंग वेट्स के रेशियो में। आई बात समझ में? देखो, क्योंकि बेटा अगर ये टर्म ऐसे बदल जा रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि साइन तो कट ही जाएगा ना। तो चाहे आप A1 माइनस वेटेड एवरेज करके यहां लिखो, यानी चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ या चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर्मेट सही होना चाहिए। ध्यान देना, क्या होना चाहिए, फॉर्मेट सही। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां जिस यूनिट पे होगा ये वाला वैल्यू, सेम यूनिट पे यहां पर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉस्ट और कॉस्ट यहां ले रहे हैं तो यहां पे भी क्या होगा, कॉस्ट ही होगा, यहां पे भी क्या होगा, कॉस्ट होगा। ये बात क्लियर है? क्या सभी ने फॉर्मेट नोट कर लिया है? इस पे हम सवाल करेंगे, क्या सभी ने फॉर्मेट नोट कर लिया है? सो बच्चा, अगर आप एलिगेशन से वेटेड एवरेज निकालना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, A1 इंटू W1 करो, प्लस A2 इंटू W2, और अपॉन W1 प्लस
यही क्या होगा, वेटेड एवरेज के बराबर होगा। यानी आप एलिगेशन से आप वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज से एलिगेशन पे जा सकते हैं, यानी वेटेड एवरेज ही क्या है, एलिगेशन। सो मैंने आपको क्या बताया कि जहां पे भी आप वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं वहां एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आंसर तो दोनों से आएगा, आंसर तो। लेकिन कहां पे ज्यादा सटीक, ज्यादा तेजी से आंसर मिलेगा, किस सिचुएशन में। अब ध्यान देना, एक नोट करके बात लिखो, नोट करके, प्लीज एक बात, एक नोट करके पॉइंट लिखो। द कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज एंड एलिगेशन, द कंसेप्ट of weighted average and aggregation are same, but the method of allegation will work faster. The method of allegation will work faster if the value of weighted average is given in the question. If the value of weighted average is given in the question. If the value of weighted average is given in the question. सो ये पॉइंट हमेशा याद रखना बेटा, एलिगेशन एंड वेटेड एवरेज दोनों पैरेलल ही लगा सकते हो, दोनों से आंसर मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज की वैल्यू गिवन है तो आप क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाओ, ज्यादा फास्ट आंसर आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। सो क्या आपको एलिगेशन एंड वेटेड एवरेज कंसेप्ट समझ में आ गया है कि वेटेड एवरेज क्या है। वेटेड एवरेज दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स के लिए डिफाइन है, यानी एलिगेशन भी। हाँ, अब हम जा रहे हैं सवाल पे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ। सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत ही आसान सवाल है, हम सिर्फ वेटेड एवरेज को अभी समझने जा रहे हैं। अच्छा, आपके फिर मिक्सेस टू वेराइटीज ऑफ राइस परचेज 9 किलोग्राम्स एट 7 रुपीज पर किलोग्राम, पर मतलब एवरेज होता है, पर मतलब एवरेज होता है। ओके, अब यहाँ पर 6 किलोग्राम 7 12 रुपीज, 12 रुपीज पर किलोग्राम कर रहा है। आफ्टर डूइंग सो व्हाट विल बी दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द राइस, यानी यहाँ पे वेटेड एवरेज ही हमें निकालना है। सो जब वेटेड एवरेज निकालना है, यानी द वैल्यू ऑफ वेटेड एवरेज यू हैव टू कैलकुलेट, तो आप वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला लगाओ। सो मेरे पास क्या है, 9 किलोग्राम्स इंटू 7, है ना, और प्लस 6 किलोग्राम्स इंटू 12। 9 + 6 कितना होगा, 15। सो कितना हो जाएगा टोटल आंसर, 7। कितना होगा, 9 आ रहा है, जो भी आएगा तुम बताओ, 9 आ रहा है। ठीक है ना बेटा, एक और बात यहाँ पे, जब भी वेटेड एवरेज का सवाल मिलेगा ना, वेट्स का रेशियो ले लो, वेट्स का रेशियो, वेट्स का रेशियो भी लोगे ना तो भी काम सेम करेगा। यानी 9 यहाँ पर है और 6 किलोग्राम यहाँ पे, तो 3 3 = 9 और 3 2 = 6। यानी अगर मैं 9 की जगह 3 यूज करूँ तो 3 × 7 प्लस 2 × 12 और डिवाइड बाई 3 + 2 5। तो 7 3 = 21, 12 2 = 24, 24 and 21 will be 45, 45 divided by 5 is equal to 9। यानी whenever अगर आपको वेट्स दिए हैं तो उनका रेशियो ले लो, रेशियो लेके भी तुम्हें एक्चुअली आंसर सेम ही मिलेगा। यहां तक बात क्लियर है पहले सवाल में। सो यहाँ पे वेटेड एवरेज का वैल्यू गिवन नहीं था, इसलिए हमने वेटेड एवरेज वाला ही फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ओके, आगे चले, सॉल्व दिस।
कितना आया? 6। नितिश कितना आया? आदित्य आंसर बताओ। 6 आएगा। सान्या गलत आया। चलो देखो प्लीज। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कॉस्टिंग 30 रुपीज पर किलोग्राम शुड बी मिक्स विद 9 kilograms ऑफ राइस कॉस्टिंग 20 रुपीज पर किलोग्राम, सो दैट द कॉस्ट ऑफ होल मिक्सचर विल बी 24 रुपीज। यहां पर क्या वैल्यू ऑफ वेटेड एवरेज गिवन है, यानी मिक्सचर का कॉस्ट दिया है, एवरेज कॉस्ट दिया है, यस 24 है ना, यानी वेटेड एवरेज का वैल्यू गिवन है ना, वेटेड एवरेज का वैल्यू गिवन है। सो मैं कहूंगा एलिगेशन लगाया जाए, लेकिन मैं पहले वेटेड एवरेज वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि क्यों एलिगेशन लगाना ज्यादा अच्छा है इस सिचुएशन में। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। मुझे नहीं पता कि कितना किलोग्राम मिलाना है, 30 रुपए पर किलोग्राम वाला, तो मैं कहता हूं चलो एक्स किलोग्राम मिलाना है, तो 30 रुपीज पर किलोग्राम इज द प्राइस। सो टोटल कितना हो गया कॉस्ट, इतना हो गया। दूसरे का 9 किलोग्राम 20 रुपीज पर किलोग्राम, सो 9 × 20 आएगा। सो कुल कितना मिला है उसने, x + 9, और टोटल यहां पे कितना हो रहा है 24, यहां पे कितना हो रहा है 24। वेटेड एवरेज की वैल्यू कितनी है, यानी मिक्सचर का कॉस्ट 24 रुपीज पर किलोग्राम। तो 30x 180, 24x और 24 × 9 200, 216, यस। ये आएगा इधर 6x, ये उधर जाएगा तो 36, यानी x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, यानी हमें इतना सॉल्व करना पड़ा। ठीक है ना। एलिगेशन का ब्यूटी देखो क्या है बेटा, पहले का A1 दिया है क्या, ये क्या है आपका A1 है, इसको आप A1 क्या A2 भी मान सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप ये A2 ले लो इसको। सो A1 यानी 30 यहां पे रख दिया और 20 यहां पे रख दिया। वेटेड एवरेज की वैल्यू कितनी है 24, सो यहां पर आएगा 24, ध्यान देना। सो 30 माइनस का 24, तो 30 - 24 यहां पर लिख देंगे। सो ये किसके बराबर आएगा, 30 - 24 6 है ना, और 24 - 20, 24 - 20 यानी वेटेड एवरेज माइनस A2 कितना आएगा, ये 4 आएगा। ये कितना आएगा 4। बेटा यहां इनका जो वेट होगा ना W1 और ये W2 सेम ही रेशियो में तो होंगे ना, किसमें होंगे, सेम रेशियो में। एक बात बताओ, ये A2 वाला ही तो ये W2 है, हाँ, और यहां पर अगर हम रेशियो निकालें तो ये में 2 2 जा 4 और 2 3 जा, यहाँ पे 2 3 जा 6 देगा, 2 3 जा 6 आएगा, यानी 3 आएगा। 2:3, 2:3। एक बात बताओ, 3 करिस्पॉन्ड टू व्हाट 9, तो कितना मल्टीप्लाई किया गया है 3, है ना, 3 3 जा 9। सो यहां पे भी कितना मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये कितना आएगा 6। सो ये बहुत फास्ट काम करेगा, बहुत तेजी से काम करेगा। एलिगेशन समझ में आया है। सो आप यूज करो, चाहे वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यूज करो, चाहे एलिगेशन का फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है ना। बट इस सिचुएशन में एलिगेशन बहुत फास्ट काम करेगा। अब मैंने 24 - 20 लिखा, मैं तो डायरेक्टली 4 लिख सकता था और यहाँ पे 6 लिख सकता था, जल्दी से रेशियो निकाल सकता था और करस्पॉन्ड करके हम आंसर निकाल सकते थे। इक्विवेलेंट, करस्पॉन्ड मतलब इक्विवेलेंट, बराबर, सीधा, यूनिटरी मेथड है भाई। हाँ करस्पॉन्ड मतलब रेशियो नहीं पढ़े हो क्या, हाँ, तो 3 करस्पॉन्ड टू मतलब 3 इज इक्विवेलेंट टू 9, सो 1 पार्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 3, so 2 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 6। आया बात समझ में, क्लियर है यहां पर, बोलो, हटा दे इसको। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्व इट।
एलिगेशन लगाया। चलो सौम्या बताओ अपने आंसर भाई। अदिति अपने आंसर दो। अपना आंसर क्या है? ठीक है। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग, चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, और दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हाउ मेनी kilograms of sugar costing 20 rupees per kilogram should be mixed with 12 kilograms of sugar costing 25 rupees per kilogram, so that on selling the mixture at 30 rupees per kilogram, so the shopkeeper gets a profit of 25%. शॉपकीपर ने कितना का प्रॉफिट लिया है? 25% का प्रॉफिट लिया है। सो आप एक बात बताओ, पहले तो हमें A1 देख लें, A1 में ये मिला और A2 में ये हो गया, और वेटेड एवरेज भी हमें दिया हुआ है। ठीक है। सो मैंने रखा 20 यहां पर और 25 यहां पर। यहां क्या 30 रखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये है कॉस्ट, ये है कॉस्ट, ये कॉस्ट है पहली वैरायटी का, ये कॉस्ट है दूसरी वैरायटी का, तो मिक्सचर का भी कॉस्ट रखेंगे नहीं, वेटेड एवरेज में भी कॉस्ट ही जाएगा। सो ये तो सेलिंग प्राइस है, सो हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सो मान लेते हैं द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर is x, the cost of mixture is x, the cost of mixture is x। x पर ही तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, x पर ही तो 25% का, यानी x का यानी कॉस्ट प्राइस का 1/4 इज 25%, 1/4 ही क्या ले रहा है? प्रॉफिट ले रहा है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ही सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो यानी 5/4 ऑफ x इज इक्वल टू 30, यानी x इज इक्वल टू वॉट? 24। यानी हमें जो वेटेड एवरेज की वैल्यू मिली है वो है 24। वो क्या है? 24। दैट इज 24। दैट इज 24। आई बात समझ में? नाउ 20 माइनस 24 माइनस का 4। 20 माइनस 24 माइनस का 4, और 24 माइनस 25 इज माइनस का 1। और रेशियो में तुम्हें पता है ये क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक है। और यार इसका करस्पॉन्डिंग वेट तो तुमको नहीं पता, बट इसका तो पता है 12 किलोग्राम्स। क्या है ये? 12 किलोग्राम्स। सो कैसे गया होगा? 3 से मल्टीप्लाई करके। सो यहां पे भी क्या करना अपने को? 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 किलोग्राम्स। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नॉर्मल वाले से कौन से? 30 कर लेते, बहुत बड़ा गुनाह है, भगवान पाप दे देंगे इसके लिए, क्योंकि ये हम कैसे कर सकते हैं? मैथ्स कैलकुलेशन है, हम गलत कैलकुलेशन के लिए करके सही आंसर कैसे निकाल सकते हैं? बात यहाँ पे बेटा आंसर से नहीं मतलब है, बात यहाँ पर है तरीका, मेथड। हम बात टेक्निक पे करते हैं, हम कन्वेंशनली खुद को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं, पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है। हम कन्वेंशनल मेथड सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, कन्वेंशनली सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। सो गाइज अगला लेक्चर यानी कि टुमारो यहीं से शुरू होगा, और सवालों की प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे, और क्लैरिटी हो रही होगी मिक्सचर में। यानी हम मिक्सचर एलिगेशन पे ही पूरा, कल पूरा सेशन 2 घंटे का मिक्सचर एलिगेशन पे होगा। थर्ड लेक्चर विल बी ऑन रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट, एंड फोर्थ लेक्चर हमारा होगा PYQs पे। ठीक है ना? यानी वो होली के बाद वाले वीक में, यानी इस वीक के बाद वाले उसमें आएगा वीक में। तो गाइज दैट इज ऑल फॉर टुडे। अदिति समझ में आया है? सौम्या